Today we discuss about the defenses of the infringement. In the last class we have known about the who is the infringer, kinds of the infringement, कितने kinds के infringement थे. Today we go for the defenses of infringement. Common defenses in a patent infringement case include, ये 13 cases उसमें आपको दिए गए हैं. आपके सिलेबस में ज़्यादा आपको नहीं है, आपके सिलेबस में 3-4 ही दिए हुए हैं. यहाँ पर 13 केस उसमें आपको रिफ़र किया गया है. 13 केस आपको बताया जा रहा है कि कितने केसेस जो हैं इन्फ्रिजमेंट केसेस, पेटेंट इन्फ्रिजमेंट के केसेस क्या क्या होते हैं और क्या क्या पेटेंट इन्फ्रिजमेंट के केसेस अभी तक हुए हैं. ये 13 बताए गए हैं आपको. आपको पहला है नन इन्फ्रिजमेंट, इन्फ्रिजमेंट नहीं हुआ है, ये केस है. दूसरा इनवैलिडिटी बेस्ड ऑन प्रियर आर्ट, एंटीसिप्शन और ऑब्वियसनेस. इनवैलिडिटी बेस्ड ऑन द प्रियर आर्ट, पहले के आर्ट पे बेसिस इनवैलिडिटी. फेल्यूर टू मीट द स्टैट्यूटरी लिमिट्स, लैचेज जिसको बोलते हैं, ये तीसरा है. फेल्यूर टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है. ए डिफेंस ऑफ अनइक्विटेबली कंडक्ट, अनइक्विटेबली कंडक्ट का केस है. फर्स्ट सेल का केस है, फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन का केस है. दूसरा रिपेयर डॉक्ट्रिन का केस है. पेटेंट मिसयूज का केस है.
लाइसेंसिंग का केस है, पेटेंट एग्जेशन का केस है, इस्टूपल का केस है, प्राइमरी कमर्शियल यूज का केस है, एक्सपेरिमेंटल यूज का केस है। ये 13 केसेस आपको डिफेंसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट में बताए गए हैं। जो डिफेंसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट है जनरली 3 टाइप के कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला है जनरल डिफेंसेस, दूसरा है इंडिविजुअल डिफेंसेस और तीसरा है क्लास डिफेंसेस, है ना। इन जनरल डिफेंस द डिफेंस चैलेंजेस द पैटेंट वैलिडिटी, पैटेंट के वैलिडिटी पे आपको चैलेंज करता है। इन इंडिविजुअलाइज्ड डिफेंस ए स्पेसिफिक क्लेम ऑफ इन्फ्रिंजमेंट इज चैलेंज, है ना। इंडिविजुअलाइज्ड केस में ए स्पेसिफिक क्लेम ऑफ इन्फ्रिंजमेंट इज चैलेंज, एंड क्लास डिफेंस में ए सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द लाइसूट। ये आपको 3 क्लासेस के आपके बोर्ड कैटेगरी के आपके डिफेंसेस आते हैं, है ना। डिफेंसेस के जो आते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ द अम्ब्रेलाज ऑफ दिस कैटेगरी इफेक्ट दे हैव। जनरल डिफेंस, जनरल डिफेंस का मतलब है कैन इनवैलिडेट एन एंटायर पैटेंट, कंप्लीट पैटेंट को वो इनवैलिडेट कर देता है। दिस कैन बी डिस्ट्रेस टू द पैटेंट होल्डर, है ना। ये पैटेंट होल्डर को डिस्ट्रेस है, पैटेंट होल्डर पे काफी भारी पड़ता है। इट कैन ओपन द इन्वेंशन फॉर एनीवन टू यूज एज लॉन्ग इट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द अदर पैटेंट्स, है ना। जनरल केस में क्या है, कंप्लीट इंटायर पैटेंट को इनवैलिड कर देता है कि भाई ये कंप्लीट पैटेंट जो है आपका इनवैलिड है, और जो पैटेंट होल्डर है उसको जो है बेकार कर देता है। एंड सेकंड है एंड इंडिविजुअलाइज्ड डिफेंस प्रोटेक्ट ए स्पेसिफिक यूजर, एक स्पेसिफिक यूजर को क्लेम करता है। मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज किया, तो यू आर द स्पेसिफिक यूजर ऑफ दैट इन्फ्रिंजमेंट, तो इसमें आपको स्पेसिफिक क्लेम जाता है, हैज नो ब्रॉडर इफेक्ट। उसमें जो यूजर को है, यूजर पे ये जो है आपको क्लेम करता है, इंडिविजुअलाइज्ड पर्सन पे क्लेम करता है, तो इसका ब्रॉड इफेक्ट नहीं होता है। एंड क्लास डिफेंस हैज द लिंगरिंग इफेक्ट प्रोटेक्टिंग एन एंटायर ग्रुप ऑफ पीपुल फ्रॉम द इन्फ्रिंजमेंट क्लेम। जब पूरे ग्रुप के पर्सन को इन्फ्रिंज करता है तो ये आपको क्लास डिफेंस कहलाता है ना। जैसे पूरे हरियाणा के अंदर सबको इन्फ्रिंज कर दिया, हरियाणा के अंदर किसी ज्योग्राफिक रीजन के अंदर जो है वो कर दिया, तो ग्रुप ऑफ द पीपुल आर इन्वॉल्व देयर फॉर इन्फ्रिंजिंग दैट पैटेंट, तो इसको क्लास डिफेंस पैटेंट करते हैं, है ना। अब जो है एक एक करके जो है 13 डिफेंसेस दिए हुए हैं, सबका एक एक करके जो है आप ये इन्फ्रिंजमेंट का केस जो है देखिए कि क्या क्या इन्फ्रिंजमेंट के केसेस जो है आपको हुए हैं। नॉन इन्फ्रिंजमेंट इज द मोस्ट कॉमन पैटेंट इन्फ्रिंजमेंट डिफेंस। ये जो मोस्ट कॉमन पैटेंट इन्फ्रिंजमेंट डिफेंस है, आपको नॉन इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं इसको, नॉन इन्फ्रिंजमेंट। इट क्लेम्स दैट द प्रोडक्ट और प्रोसेस इन क्वेश्चन इज नॉट द सेम एज द वन प्रोटेक्टेड बाय द पैटेंट इन द सूट। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है वो दूसरे पैटेंट जो कह रहे हैं कि उसका कॉपी किया है उसमें आपको सेम नहीं आ रहा है, बिल्कुल जो है अलग है। ये नॉन इन्फ्रिंजमेंट का केस है कि कुछ भी जो है आपको इन्फ्रिंज नहीं किया गया है ना। समटाइम्स इन दिस केस इन्फ्रिंजमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल यूजिंग ए मेथड और सिस्टम। Divided infringement can support a result of the non-infringement. There may any specific defenses that fall under the overall umbrella of the non-infringement. Most of these which fall under original patent, आपको ये है, इसमें मतलब कहने का मतलब है पैटेंटी कहता है कि उसने कुछ इन्फ्रिंज नहीं करा है। नॉन इन्फ्रिंजमेंट केस है, उसमें पेटेंट को कुछ भी उसने इन्फ्रिंज नहीं करा है। दूसरा इसमें केस आता है ज्वाइंट एंड डिवाइडेंट इन्फ्रिंजमेंट, व्हेन मोर देन वन पार्टी इज इन्वॉल्व इन एक्यूज्ड इन्फ्रिंजमेंट। जब एक से ज्यादा पार्टी इसको आता है तो इसको ज्वाइंट इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं।
डिवाइडेड इन्फ्रिंजमेंट और जॉइंट इन्फ्रिंजमेंट कैन बी यूज्ड एज ए डिफेंस स्ट्रेटजी फॉर द नॉन इन्फ्रिंजमेंट, है ना। एक से ज्यादा पार्टी इसमें आता है तो इसको जॉइंट इन्फ्रिंजमेंट इसमें कहते हैं। To be considered as using the invention for the purpose of infringement, a given party has the both control of the system, gain benefit from its use. पेटेंट का जो बेनिफिट है वो उसको मिल रहा है, दूसरा कंट्रोल ऑफ द सिस्टम ये भी आपको मिल रहा है। तो ये आपको दिस इज कॉल्ड पुटिंग द इन्वेंशन इनटू सर्विस, पुटिंग इन्वेंशन इनटू सर्विस। ये आपको जनरल केस का आपको नॉन इन्फ्रिंजमेंट का केस था कि पार्टी बोल रहा है कि उसने इन्फ्रिंज किया ही नहीं है ना, उसने कुछ भी इन्फ्रिंज नहीं किया है, ये नॉन इन्फ्रिंजमेंट का केस है। सेकंड केस आता है प्रियर आर्ट इनवैलिडिटी। प्रियर आर्ट इनवैलिडिटी, इनवैलिडिटी कैन बेस्ड ऑन द लैक ऑफ द नोवेल्टी, नयापन नहीं है, और दैट स्टेप ऑफ द इन्वेंशन टू की जो ऑब्वियस है ना, प्रियर आर्ट फाइल के द्वारा किया जाए, इसमें नयापन नहीं है, तो क्लेमिंग इनवैलिडिटी बेस्ड ऑन द प्रियर आर्ट, वो कह रहा है कि पहले कोई आर्ट उसमें कैन बी, तो उसी में आपको ये आपको प्रियर आर्ट इनवैलिडिटी आपको बताया गया है। प्रियर आर्ट इनवैलिडिटी कैन यूज ट्रिकी बिकॉज एवरी पेटेंट इज एज्यूम्ड to be valid based on the USP2 exemption. It is awarded under section this one. It is awarded under section this one. This means there must be convincing and clear evidence that says prior art already exists, है ना। prior art पे invalidity के लिए आपको वो कह रहा है कि prior art पहले से आपको अवेलेबल था, उसी का जो है अब उसने जो है नोवेल्टी नहीं है, बेस्ड ऑन द लैक ऑफ द नोवेल्टी, तो उसको कहते हैं प्रियर आर्ट इनवैलिडिटी। बेस्ड ऑन द प्रियर आर्ट, बेस्ड ऑन द प्रियर आर्ट द क्लेम इज गिवन दैट अंडर दिस सेक्शन दैट द प्रियर आर्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। कोई सामान आपने बनाया, उसका जो है ऑलरेडी जो है उसका ऑलरेडी एग्जिस्ट था, आपका जो नया जो सामान आया है उसमें नोवेल्टी नहीं है ना, और द स्टेप ऑफ इन्वेंशन उसमें नहीं है, तो आपको ये आपको प्रियर आर्ट इनवैलिडिटी लगता है, प्रियर आर्ट इनवैलिडिटी। तो प्रियर आर्ट इनवैलिडिटी का मतलब है कि उसमें नोवेल्टी नहीं है, जो भी क्लेम कर रहा है कोई पेटेंट के लिए कर रहा है तो उसमें नोवेल्टी नहीं है, पहले से ऑलरेडी जो है प्रियर आर्ट आपको अवेलेबल है, उसी पे आपको ये करता है। एंड उसमें प्रियर आर्ट में ये आपको आता है, प्रियर आर्ट इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डिफेंसिंग यू केस व्हेन द लैक ऑफ नोवेल्टी इज देयर और ऑब्वियसनेस इज देयर, है ना। लैक ऑफ नोवेल्टी जब होता है उसमें, देन द फॉर डिफेंसेस ऑन पेटेंट फाइल्ड बाय AIA द राइट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑन इवेंट और फर्स्ट टू फाइल, जो पहले फाइल करता है उसी को जो है आपको वैलिड मानता है। This means that you must show the prior art existed before the date of invention claimed by the patent holder, है ना। This means that you must have to show the prior art existed, prior art कहाँ आपका exist कर रहा है before the date of the invention claimed by the patent holder, patent holder को बताना पड़ेगा कि कहाँ पर जो prior art जो है आपको वहाँ पर exist कर रहा है ना। The only existence exception in this regard is through the disclosures it occur more than 12 months before the statutory bar date। ये स्टेचुरी बार डेट जो पहले पेटेंट फाइल किया गया है उसके 12 मंथ के अंदर ही जो है उसको आपको दिखाना पड़ेगा अंडर सेक्शन दिस वन, है ना। तो प्रियर आर्ट डिफेंसेस में ये आपको इंक्लूड करता है एनी प्रोडक्ट और सेल दैट वेयर पब्लिक नॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट, एनी प्रोडक्ट जो पहले आपको पब्लिक नॉलेज में था उसी को वो डिफेंस में आपको लाता है। एनी फॉरेन और यूएस पेटेंट दैट डिस्क्राइब द इन्वेंशन, ये आपको उसमें आता है। और दिस इज द ट्रू देयर वेयर अनपब्लिश्ड अंटिल आफ्टर द इन्वेंशन डेट, के पब्लिक होने का इन्वेंशन डेट के
रूप में होता है। तो प्रियर आर्ट का आपको यही आपको दिया हुआ है, प्रियर आर्ट अंडर AIA फॉर एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग द AIA। AIA जो एक अमेरिकन कंपनी का जो है वो सेक्शन में आपको दिया हुआ है। प्रियर आर्ट इज डिफाइंड एज दैट विच वाज फाइल्ड फर्स्ट रेदर देन इन्वेंटेड फर्स्ट। पहले किसने फाइल करा उस पे जो है डिपेंड करता है कि जो है किसने पहले फाइल किया है, उसी पे जो है होगा। दिस एक्ट लार्जली एलिमिनेट्स द आइडिया दैट फर्स्ट टू इन्वेंट काउंट्स एज प्रियर आर्ट। प्रियर आर्ट को काउंट करता है। दिस इंक्लूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर दैट अकर बिफोर द फाइलिंग डेट। बिफोर द फाइलिंग डेट में आपको करता है। इसमें जो जो आते हैं वो है पेटेंट, साइंटिफिक आर्टिकल्स, ब्रोचर्स, स्पेसिफिकेशन मैनुअल्स, फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, सेल्स, टेक्स्ट बुक्स, ये सारे जो है आपको प्रियर आर्ट में के अंदर आते हैं। पेटेंट आता है, साइंटिफिक आर्टिकल आता है, ब्रोचर्स आता है, स्पेसिफिकेशन मैनुअल्स आता है, फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन आता है, सेल्स आता है, टेक्स्ट बुक्स आता है ना। तो इसमें remember that a patent when awarded is awarded to the back date of the disclosure which counts the filing date। फाइलिंग डेट जो है जब जो है बैक डेट पे जिसपे वो अप्लाई किया है पेटेंट को अवार्ड करने के लिए उसको फाइलिंग डेट बोलते हैं, है ना। Any disclosure made within the 12 months of the effective filing date by the inventor, someone who obtained from the information from the inventor and following public disclosure by the person। ये डिस्क्लोजर जो है प्रियर आर्ट का ये इन्वेंटर पे लागू होता है, who obtained the information from the inventor उस पे लागू होता है, और following a public disclosure by the person ये उस पे लागू होता है ना। डिस्क्लोजर where the subject matter was obtained from a previously disclosed inventor उस पे लागू होता है। assigned to own by the same person on the patent application उस पे आपको लागू होता है। ये आपको प्रियर आर्ट का केस था, उसमें जो है आपको लागू होता है। तो प्रियर आर्ट में केस तब लागू होगा जब उसमें नोवेल्टी नहीं रहेगा और ऑब्वियसनेस नहीं रहेगा, है ना। तो नोवेल्टी होना बहुत जरूरी है किसी भी आर्ट को, किसी भी चीज में आपको नोवेल होना बहुत जरूरी है, ऑब्वियस होना बहुत जरूरी है ना। स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी स्टैंडर्ड इज देयर, तभी जो है प्रियर आर्ट का केसेस जो है आपको चलता है। तो ये जो प्रियर आर्ट का केसेस है, इन सच केसेस डिटर्मिनेशन ऑब्वियसनेस इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द प्रियर आर्ट्स स्कोप एंड कंटेंट्स। इट्स डिफरेंस विद द चैलेंज इन्वेंशन। चैलेंज इन्वेंशन के थ्रू जो है उसको देखा जाता है। वेदर द क्लेम वुड बी ऑब्वियस टू एनीवन कंसीडर्ड टू हैव ऑर्डिनरी स्किल इन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इन्वेंशन, है ना। यहाँ क्लेम जो है anyone considered to have ordinary skill वो आपको लिया जाता है। if the specific combination of elements and process does not nothing more than a display predictable तो ये आपको लिया जाता है। प्रियर आर्ट का मतलब है कि नोवेल्टी एंड ऑब्वियसनेस नहीं है, नोवेल्टी नहीं है उसमें, ऑब्वियसनेस नहीं है, नया चीज नहीं है। वो पहले किसी ने पेटेंट कराया था, उसी के आधार पर जो है दूसरे ने अपना जो है प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर दिया है, उसको बोलते हैं प्रियर आर्ट। प्रियर आर्ट, प्रियर आर्ट का मतलब है ऑलरेडी जो है फाइल पेटेंट सर्टिफिकेट किसी के पास है और वही सेम चीज जो है दूसरे ने पेटेंट फाइल में फाइल कर दिया है, उसको बोलते हैं प्रियर आर्ट। तो उसमें नोवेल्टी नहीं है, ऑब्वियसनेस नहीं है, तो वो प्रियर आर्ट का केस है ना। तो ये आपको प्रियर आर्ट का केसेस था, ये आपको प्रियर आर्ट का केसेस था। एंड तीसरा है लेचेज एंड स्टैच्यूटरी लिमिट। Laches or statutory limit on filing a patent infringement case have traditionally been an important limitation for collecting monetary damage, है ना। ये monetary damage के केस में आपको laches होता है। There is no statute of limitation on the protection provided by the patent so long as the patent is still in effect. However, monetary damage can only be collected if a case is filed within 6 years of the holder become aware of the act of the infringement।
इसमें मॉनेटरी डैमेज का बात कहता है वो। लेट्स से जो स्टैच्यूटरी लिमिट क्या है, वो कहता है कि अगर कोई आदमी उसके पेटेंट को यूज करके कोई आइटम को सेल करता है, सेल करने के बाद जो है पहले वाले का मॉनेटरी डैमेज होता है, पहले जो जिन्होंने बनाया था उसका मॉनेटरी डैमेज होता है, तो वो स्टैच्यूटरी लिमिट के अंदर आता है। ए फाइलिंग स्टैच्यूटरी लिमिट ऑन द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट इंफ्रिंजमेंट केस, वो लेचेज के अंदर आता है कि भाई वो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था और उसमें जो है मॉनेटरी डैमेज किया है। मॉनेटरी डैमेज करने का जो भी 6 इयर्स के अंदर में उसने मॉनेटरी डैमेज किया है, वो डैमेज उसको जो है आपको पहले वाले पेटेंट वाले को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस इज नाउन एज द केस ऑफ द विद इन द 6 ईयर जो डैमेज कैन कलेक्टेड, ये आपको करना पड़ेगा, है ना। ये आपको मॉनेटरी डैमेज का केस है। स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट में, स्टैच्यूटरी लिमिट में, statutory requirement focus on the fulfillment of the specific requirement of a patent application. Specific requirement of the patent application, उसके लिए आपको statutory requirement यूज करता है। If all of the requirements laid out in the patent UUC section 120 are not met, the patent can be considered invalid. This include, ये सारा उसमें पेटेंट फाइल जब होता है, पेटेंट फाइल में 30 फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसमें कह रहा है कि जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट को केसेस है उन द फुलफिलमेंट ऑफ दैट, ये सारे उसमें आपको होने चाहिए, तभी जो है स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट में आपको आता है। ए कंप्लीट एंड थॉरो रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन होना चाहिए। इनफ डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन दैट एनी पर्सन विथ ऑर्डिनरी स्किल इन द इन्वॉल्व्ड आर्ट्स कैन यूज द इन्वेंशन। द शुड नॉट नीड टू बी एक्सपेरिमेंट एक्सेसिवली। A distinct, determined and non-obvious claim of the invention in the patent, ये आपको होता है। तो for proceeding filed before September this one only, a clear explanation of the best of the possible means of practicing non-inventor at that time, ये जो है आपको स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है। स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है 30 फॉर्म भरे जाते हैं, वो सारे फॉर्म जो है उसको रिक्वायरमेंट लेट जो पेटेंट का है वो उसको भरा जाना चाहिए। तो ए कंप्लीट एंड थॉरो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन, ये आपको भरा जाना चाहिए। इनफ डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन, ये आपको ऑर्डिनरी स्किल का ये आपको भरा जाना चाहिए। ये सारे जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट का केस है। तो इसमें इन्फ्रिंजमेंट होने का मतलब है कि उसने कॉपी करा हुआ है ना, कॉपी करा हुआ है। तो कॉपी करा हुआ है, तो जो केसेस इसमें डील होंगे, किस तरह के केस डील होंगे, वही ये सारे चीजें जो बताती हैं कि ये स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट का केस है। स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट का केस में आपको कंप्लीट थॉरो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन नहीं दिया गया है, इनफ डिटेल आपको नहीं दिया गया है ना, इनफ डिटेल आपको नहीं दिया गया है। तो इसमें आपको स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट बनता है। स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट उसमें नहीं दिया गया है, तो आपको स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट बनता है। तो ये सारे उसी के केसेस हैं आपको, है ना। अगला है इनइक्विटेबल कंडक्ट एंड गुड फेथ बिलीफ। इनइक्विटेबल कंडक्ट मींस द पेटेंट ओनर मिसलेड द एग्जामिनर ऑन पर्पस। पेटेंट ओनर जो है एग्जामिनर को मिसलेड कर दिया है। जो पेटेंट अप्लाई किया है, जो पेटेंट गेन किया है, उसने एग्जामिनर को मिसलेड कर दिया है, उसने गलत इंफॉर्मेशन दिया है एग्जामिनर को, पेटेंट ऑफिस को उसने गलत इंफॉर्मेशन दिया है। द पेटेंट ओनर विथहेल्ड इंफॉर्मेशन दे न्यू वाज इम्पोर्टेंट। पेटेंट ओनर जानता था कि ये जो है जरूरी था देने के लिए, लेकिन उसने उसको गुड फेथ पे दिया नहीं है। द पेटेंट इज नॉट वैलिड एंड नो इन्फ्रिंजमेंट कैन बी हेड। जो पेटेंट जो है आपको उसका वैलिड नहीं था। एंड हॉनेस्टी रूल्स ऑफ सम काइंड वेर ब्रोकन। हॉनेस्टी रूल जो है वो ब्रोकन करता है, इसीलिए इसको गुड फेथ बिलीफ का कहते हैं। जो पेटेंट फाइल किया गया है उसने एग्जामिनर को मिसलेड किया, पेटेंट ऑफिस को मिसलेड किया, और जो है वो अपना पेटेंट जो है फाइल कर दिया है ना। पेटेंट ओनर जानता था कि जो है उसके इंफॉर्मेशन को छुपाया गया है ना, एंड हॉनेस्टी रूल को ब्रेक किया है। तो इसके केस में जो आपको करेगा तो उसको पेटेंट
पेटेंट गो ऑन गुड फेथ, इस पे कर देते हैं। तो अब मैं अटेंडेंस सबका ले लेता हूं, अटेंडेंस पहले सबका बता देता हूं। शेखर 41, चंदन शाह 8, हिमांशु 17, हिमांशु पुंडीर 18, हृदय 19, जैनेश चौहान 22, जितेंद्र राणा 23, कार्तिक प्रासर 24, कौशल जी 25, नंदनी 29, पवन नेगी 30, रामदत्त भट्ट 38 और ऋषभ नायक 54, है ना। ये सर आप बोलिए। आपने मेरा नाम नहीं बोला, आकाश पवार, सबसे ऊपर देखो। आकाश पवार का नाम नहीं आया है। अच्छा, फिर से मैं उसको अटेंडेंस, आकाश पवार तो दिया हुआ है, सबसे ऊपर ही तो है आकाश रोल पवार। नंबर 3। हाँ, आकाश पवार 03। मैं फिर से आपको सबका नाम आपको बता देता हूँ। आकाश पवार जी 03, शेखर जी ओके सर, आप मत 1, बोलो। चंदन शाह जी 8, हिमांशु जी 17, हिमांशु पुंडीर जी 18, हृदय जी 19, जैनेश चौहान जी 22, जितेंद्र राणा जी 23, कार्तिक पराशर जी, कौशल जी 25, नंदनी गुज्जर जी 29, पवन सिंह नेगी जी 30, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक जी 54। ये सारे प्रेजेंट हैं। इसमें डिफेंसेस ऑफ इंफ्रिजमेंट का केस हम लोग देख रहे थे। तो इसमें जो है काफी, इसमें जो है आपको कंफ्यूजन है, इसीलिए फिर से मैं आपको दोबारा इसको आपको क्लियर कराता हूं कि ये डिफेंस ऑफ इंफ्रिजमेंट है क्या, है ना। इंफ्रिजमेंट का केस कोर्ट में चलता है, तो जो डिफेंसेस होते हैं, पहला लॉयर दूसरा लॉयर कोर्ट में बोलता है, तो किस किस केस में केस चलते हैं उसी को बोलते हैं डिफेंसेस ऑफ इंफ्रिजमेंट। किस किस केस में डिफेंस का, कौन सा केस का डिफेंस है, कौन सा केस जो है इंफ्रिजमेंट किया गया है, वही इसमें दिया हुआ है आपको, डिफेंसेस ऑफ इंफ्रिजमेंट। तो 13 केसेस इसमें आपको दिए हुए हैं। नन इंफ्रिजमेंट का केस है, मतलब इंफ्रिंज हुआ ही नहीं है कुछ, वो गलत जो है उस पे जो है जो पेटेंट होल्डर गलत जो है इंजाम लगा दिया है, और वो इंफ्रिजमेंट कुछ नहीं है। दूसरा है इनवैलिडिटी बेस्ड ऑन द पीरियर आर्ट। पीरियर आर्ट का मतलब है कि पहले से जो है वहां पर पेटेंट फाइल किया गया हुआ था, उसका इंफॉर्मेशन पहले से वहां पर है, दूसरे पार्टी ने उस पे अलग से जो है अपना पेटेंट फाइल कर दिया है, जो कि गलत था, है ना। तो ये आपको पीरियर आर्ट है। फेलोवर टू मीट द स्टेचुअरी लिमिट और लैचेज। स्टेचुअरी लिमिट और लैचेज वो मॉनेटरी डैमेज है। वो कह रहा है कि उस आदमी ने पेटेंट को चुरा करके अपना सेल किया है, जिससे पहले पार्टी को मॉनेटरी डैमेज आपको कवर करना पड़ेगा, और मॉनेटरी डैमेज के अकॉर्डिंग जो है उसको पे करना पड़ेगा। मॉनेटरी डैमेज हुआ है उसको, उसके लिए आपको ये ये केस चलता है। मॉनेटरी डैमेज के केस के लिए आपको ये लैचेज चलता है। और चौथा है स्टेचुअरी रिक्वायरमेंट। स्टेचुअरी रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो पेटेंट फाइल किया गया है, पेटेंट फाइल ने एग्जामिनर को मिसलेड किया है, उसने सारा इंफॉर्मेशन बताया नहीं है, और पहले से ही उस वहां पर जो है आपको ऑलरेडी पेटेंट फाइल हुआ है, और इन्होंने फिर से दोबारा जो है पेटेंट फाइल कर दिया है। और कई जो रिक्वायरमेंट है पेटेंट फाइल का, जैसे नोवेल्टी था, नोवेल्टी को इसने
नहीं यूज किया है, इसी को कहते हैं पेटेंट स्टेचुरी रिक्वायरमेंट। 30 फाइल थे, उसी को आपने स्टेचुरी रिक्वायरमेंट किया है, उसी को बारे में आपको ये दे रखा था। तो डिफेंसेस के जो केसेस हैं वो 3 केसेस हैं, जनरल डिफेंसेस, इंडिविजुअलाइज डिफेंसेस, क्लास डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस होता है जनरल केस में फॉर द पेटेंट वैलिडिटी के लिए वो डिफेंड होता है, चैलेंजेस टू द पेटेंट वैलिडिटी, किसी पेटेंट की वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं तो ये जनरल डिफेंस है। अगर इंडिविजुअलाइज्ड डिफेंस में ए स्पेसिफिक क्लेम वाज देयर, ए स्पेसिफिक क्लेम ऑफ इंफ्रिंजमेंट इज देयर, देन इट इज नॉट द इंडिविजुअलाइज्ड। ये आपको पर्सनली होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर कोई यूज कर रहा है, वो आपको पर्सनल यूज कर रहा है, स्पेसिफिक क्लेम हो रहा है। क्लास ऑफ डिफेंस मतलब है ग्रुप ऑफ पीपुल जो है उसको लॉ सूट के अंदर आता है और ग्रुप ऑफ पीपुल जो है उसको डिफेंस को यूज किया है। तो ये 3 केसेस इसमें आते हैं, 3 केसेस को आपको यहाँ पर बताया गया है। ए जनरल डिफेंस कैन इनवैलिडेट एन इंटायर पेटेंट, पूरे पेटेंट को उसने इनवैलिडेट कर दिया है और 100% जो है कॉपी किया हुआ है ना। हेंस द पेटेंट होल्डर को डिसेस्ट्रस किया जाए, जो जो पेटेंट किया है उसको डिसेस्ट्रस किया जाए, उसको हटाया जाए। तो ये केस हो गया। और इंडिविजुअलाइज्ड मींस द प्रोटेक्ट स्पेसिफिक यूजर, एक स्पेसिफिक यूजर को, एक पार्टिकुलर पर्सन को, ये स्पेसिफिक क्लेम को हैज नो बॉर्डर इफेक्ट, इसका जो है एक पार्टिकुलर क्लेम को वो जो है आपको, राहुल जी प्रेजेंट हुए हैं अभी, राहुल जी का मैं बना दूं। अभिषेक दुबे एंट्री नाउ। और क्लास डिफेंस में ग्रुप ऑफ द पीपुल आर इन्फ्रिंजिंग द केस, है ना। तो ग्रुप ऑफ द पीपुल मिल करके वो किया हुआ है, तो इसको क्लास डिफेंस बोलते हैं। अब वो 13 डिफेंस जो बताए थे उसमें पहला था नन इन्फ्रिंजमेंट। नन इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है कि इसमें प्रोडक्ट और प्रोसेस को सेम है ही नहीं, वन प्रोटेक्टेड, इन्फ्रिंजमेंट है ही नहीं। ये केस चलेगा कि भाई ये वो जो क्लेम कर रहा है वो गलत क्लेम कर रहा है कि जो है हमारा पेटेंट चुरा लिया है, पेटेंट को कॉपी कर लिया है, उसमें नन इन्फ्रिंजमेंट का केस है, बिल्कुल जो है ओरिजिनल पेटेंट से मैच नहीं कर रहा, तो ये नन इन्फ्रिंजमेंट का केस है। ये जो है आपको वन पार्टी, और जब एक मोर देन वन पार्टी करती है तो उसको ज्वाइंट भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपको नन इन्फ्रिंजमेंट का केस है। प्रियर आर्ट में पहले से ऑलरेडी मौजूद है पेटेंट, पहले से आपको मौजूद है पेटेंट और उसमें आपको नोवेल्टी नहीं है, जो दूसरा पेटेंट है उसमें नोवेल्टी नहीं है, स्टेप ऑफ इन्वेंशन नहीं है। तो प्रियर आर्ट आर फाइल्ड, पहले से वहां पेटेंट मौजूद है, इसी को बोलते हैं प्रियर आर्ट इनवैलिडिटी, नोवेल्टी उसमें नहीं है, तो उसको पीरियड आर्ट इनवैलिडिटी में आपको लाता है। पीरियड आर्ट इनवैलिडिटी में ये आपको केसेस हैं। एआई का मतलब है अमेरिका इन्वेंट्स एक्ट, एआई, एआई का मतलब है अमेरिका इन्वेंट्स एक्ट, एआई। तो पीरियड आर्ट is important when it comes to the defending your cause on the base of the lack of in novelty, novelty नहीं है। फर्स्ट टू इन्वेंट और फर्स्ट टू फाइल, ये दोनों चीज उसमें देखी जाएगी कि पहला किसने इन्वेंट किया और फर्स्ट फाइलिंग किसने किया, ये उसमें देखा जाएगा। एंड यू मस्ट शो देयर पीरियड आर्ट एग्जिस्टेड बिफोर द डेट ऑफ द इन्वेंशन, आपको दिखाना पड़ेगा पीरियड आर्ट में कि भाई फाइल किसने किया था और इन्वेंशन किसने किया था। ये आपको पीरियड आर्ट का केस है, पीरियड आर्ट का, है ना, ये केस है। एआई का मतलब है अमेरिका इन्वेंट्स एक्ट 2013, है ना, जिसमें कि आपको पीरियड आर्ट फाइल बिफोर द मार्च 2013 में आपको उसमें किया गया था। पीरियड आर्ट अंदर अमेरिका इन्वेंशन एक्ट के अंदर जो है ये सारी चीजों पे ये आपको पब्लिक डिस्क्लोजर आपको लागू होता है।
पेटेंट्स पे होता है, साइंटिफिक आर्टिकल्स पे होता है, ब्रोचर्स पे होता है, स्पेसिफिक मैनुअल्स पे होता है, फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे होता है, सेल्स पे होता है, टेक्स्ट बुक्स पे होता है। ये सारा आपको ये विद इन 20 मंथ जो है इफेक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ डेट के अंदर जो है ये आपको डिस्क्लोजर चलता है इन्वेंटर के ऊपर में, है ना। 12 महीने के अंदर जो है ये आपको इफेक्ट चलता है। डिस्क्लोजर वेयर द सब्जेक्ट मैटर वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्रीवियसली डिस्क्लोज्ड बाय द इन्वेंटर। उसमें नोवेल्टी नहीं है, पीरियड आर्ट वाले में नोवेल्टी एंड ओबेसियसनेस नहीं है पीरियड आर्ट में, है ना। इसीलिए इसको पीरियड आर्ट बोलते हैं। लुकिंग एट द पीरियड आर्ट स्कोप ऑन कॉन्टेक्स्ट, ये आपको इसमें नोवेल्टी का केस नहीं है। लेचेज में आपको मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी डैमेज कितना हुआ है ना, मॉनेटरी डैमेज कितना हुआ है एक केस में फाइल द 6 ईयर, फाइल्ड विद इन 6 ईयर, तो उसको लेचेज बोलते हैं कि भाई मॉनेटरी डैमेज का केस यहां पर चलेगा, है ना। इंपॉर्टेंट लिमिटेशन कलेक्टिंग द मॉनेटरी डैमेज, वो कहता है कि दूसरे कंपनी ने जो सामान बना लिया तो पहले कंपनी वाला का मॉनेटरी डैमेज हुआ, तो ये आपको लेचेस के केसेस में आपको चलेंगे, है ना। तो ये आपको मॉनेटरी डैमेज का केस है, ये आपको लेचेस के केस में चलेगा। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो आपका रिक्वायरमेंट था वो आपको नहीं जमा करा है उसने, ये कंप्लीट थोरो रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन ये उसने जमा नहीं करा है, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन उसने जमा नहीं करा, तो आपको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अंदर चलेगा, है ना। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फोकस ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए पेटेंट एप्लीकेशन। 30 फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें इन्वेंशन के मेथड, इन्वेंशन का प्रोसीजर, इन्वेंशन का तरीका, क्या इन्वेंट किया, इन्वेंशन का एप्लीकेशन, ये सारे 30 फॉर्म भरे जाते हैं। वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है उसने भरा नहीं है, उसने उसने तो इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को का केस बोलते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, गुड फेथ बिलीफ का मतलब है, इक्विटी कंटेंडर का मतलब है पेटेंट ओनर मिसलीड किया है एग्जामिनर को, पेटेंट ऑफिस को मिसलीड किया है, पेटेंट ऑफिस को नहीं बताया है सारी चीजें, ये पहले से आपको ऑलरेडी मौजूद था, इसने डुप्लीकेट बना लिया और एग्जामिनर पेटेंट को फाइल करने के टाइम जो है पेटेंट एग्जामिनर को उसने कुछ नहीं बताया और पेटेंट फाइल कर लिया, पेटेंट फाइल कर लिया और पेटेंट सर्टिफिकेट ले लिया, तो उसको मिसलीड द एग्जामिनर, मिसलीड द एग्जामिनर का केस आता है। इसने पेटेंट ऑफिस को मिसलीड किया, उसने इंफॉर्मेशन वो जानता था वो इंफॉर्मेशन उसने दिया नहीं, ऑनेस्टी को रूल को ब्रेक किया, तो आपको गुड फेथ बिलीफ का केस इसमें आता है, तो है ना। तो दे मस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन देयर डीलिंग आर्गुमेंट एंड पोजीशन इन द प्रोसिक्यूशन, ये आपको केस आता है। तो ये आपको गुड फेथ बिलीफ का केस आता है, ये आप उसको जानिए। न्यू द पीरियड एक्ट जो है आपको पहले से मौजूद था, डिलीवरी विद इम्पोर्टेंट ये पहले से मौजूद था। पेटेंट जब जो है पेटेंट को अप्रूव किया गया उसने बताया नहीं, ये जो है केसेस है इक्विटेबल कंडक्ट का, है ना, ये इक्विटेबल कंडक्ट का। तो अभी जो है आज 5 ही आपको मैं आपको करवाता हूं कि जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंसेस सबके बीच में पता चले। ये पेटेंट एग्जामिनर का यहाँ पे नाम आता है, पेटेंट एग्जामिनर को मिसलीड किया है, इंफॉर्मेशन पूरा दिया नहीं है, ऑनेस्टी रूल को ब्रेक किया है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सम काइंड ऑफ द ऑनेस्टी रूल को ब्रेक किया है। इन्फ्रिजमेंट का ही केस है, इन्फ्रिजमेंट का ही केस है, सारे केसेस इन्फ्रिजमेंट के ही हैं, लेकिन उसमें किस केस में आएगा वो यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि किस केस में कोर्ट में डिफेंस चलेगा, कोर्ट में उसकी जो है कार्रवाई होगी, उसी के बारे में आपको यहाँ पर ये आपको बताता है कि किस केस में के कौन सा केस है जो आपको कोर्ट में आपको चलेगा, उसी के बारे में ये आपको बताता है। गुड फेथ बिलीफ का केस चलेगा कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का केस चलेगा, है ना, कि